आज अनाया दुल्हन बनी बैठी थी। लाल रंग के शादी के जोड़े में वह इस वक्त कयामत ढा रही थी। इसमें कोई शक नहीं था कि वह बिल्कुल किसी शहजादी जैसी लग रही थी। खुद को आईने में देखकर वह अपने शौहर के साथ आने वाली जिंदगी के कई ख्वाब सजाए बैठी थी कि तभी दो लाल आंखें भी उसके हसीन सराब को देख रही थीं। अन्या के कमरे के साथ ही रीच का कमरा था और शादी के सामान ने रास्ता बंद किया हुआ था, मगर ना जाने कैसे रीच के कमरे का दरवाजा खुला और वह चलता हुआ अन्या के कमरे में आ गया। अपने गले से अजीब और गरीब आवाजें निकालते हुए अन्या को देखने लगा। वह दुल्हन बनी अपने माथे पर आए बालों को कान के पीछे कर रही थी। जब आईने में अपने पीछे रीच को खड़ा देखा तो उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। यह रीच तो उसका दोस्त था। वह रीच की जानिब कदम बढ़ाने लगी ताकि उस रीच को प्यार कर सके। वह बचपन से लेकर अब तक उसके साथ रहती आई थी, मगर जैसे ही उसने रीच की तरफ अपने कदम बढ़ाए, अचानक से रीच ने अन्या पर हमला कर दिया। इससे पहले कि अन्या संभल की, उस रीच ने अन्या के साथ जो हरकत की सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। पूरा मोहल्ला जमा हो गया। हर कोई कानों को हाथ लगाने लगा। यह वाकया अहमदाबाद के पास हुआ, जहां गुलजार नाम का एक शख्स अपने खानदान के साथ रहता था। गुलजार ने बाजार में एक दुकान लगा रखी थी, छोटी सी दुकान, जहां वह बच्चों के कपड़े बेचकर गुजारा किया करता था। वह अफगानिस्तान से आज से 10 साल पहले पाकिस्तान आया था और फिर यहीं रहकर अपनी गुजर बसर करने लगा। अपने साथ अपनी बीवी और एक बेटी भी लाया, जो उस वक्त उसकी गोद में थी। हर तरह की मेहनत मजदूरी करने के बाद गुलजार आज इस मकान तक पहुंचा था कि अपनी एक कपड़ों की दुकान बना ली थी। उसके कपड़े इतने अच्छे और मुनफरीद होते थे कि वह अच्छा खासा मुनाफा कमा लिया करता था। गुलजार की बीवी मरियम भी अच्छे कपड़े सिलाई कर लेती थी। दोनों ने अपनी जिंदगी संवार ली। उनके घर में जरूरत की हर चीज मौजूद होती, मगर फिर एक रोज हुकूमत की तरफ से ऐसा हुक्म जारी हुआ कि तमाम गैर रजिस्टर्ड दुकानों को तोड़ना फोड़ना शुरू कर दिया गया। अपनी छोटी सी दुकान बनाए गुलजार खान जहां कपड़े बेचा करता था, बड़ी बड़ी क्रेनों ने वहां पहुंचकर उन दुकानदारों की दुकानें तोड़ दी। उस रोज गुलजार को लाखों का नुकसान हुआ। उसके सारे कपड़े मिट्टी से भर गए। पुलिस ने उसे गिरफ्तार भी कर लिया, क्योंकि वह पुलिस से बदतमीजी कर चुका था। बहरहाल 2 दिन थाने में रहने के बाद जब वह बाहर आया तो उसके करीबी जानने वाले ने उसे चंद कपड़े एक गठरी में लपेट कर दिए। देखो गुलजार मियां, तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारी दुकान से जो कपड़े मुझे मिले वह यही है, बाकी तो पुलिस वाले अपने साथ ले गए। गुलजार बहुत परेशान हुआ। आंखों में आंसू थे। लाखों का नुकसान हो चुका था। उसका दिल डूब रहा था, मगर वह सिर्फ अपनी बीवी और बच्ची के लिए हिम्मत रखे हुए था। वह अपने कपड़े लेकर घर आ गया। मरियम का तो रो रो कर बुरा हाल था। अब उन्हें अपना मुस्तकबिल परेशान कर रहा था कि सारी जमा पूंजी तो दुकान के साथ ही चली गई। अब आगे क्या होगा? वे अपने खर्चे कैसे पूरे करेंगे? बहुत हाथ पांव मारे गए, मगर जब दोबारा कहीं गुलजार खान को ना जमीन मिली और ना ही दुकान के लिए पैसे रहे तो वह बहुत परेशान हुआ। एक रोज वह यूं ही बाजार में जा रहा था जब उसने एक शख्स को देखा जिसके पास काले रंग का रीछ था। वह रीछ करतब दिखा रहा था। जैसे जैसे वह कर्तव्य दिखाता, लोग खुश होकर पैसे दे रहे थे। गुलजार ने कुछ सोचते हुए यह इरादा कर लिया कि वह भी अब रीछ के खेल दिखाकर पैसे कमाए। गुलजार खान उस शख्स के पास गया और उसे कहा कि वह भी एक रीछ लेना चाहता है। उस शख्स ने कुछ रीछ के बच्चे भी पाल रखे थे। उसने अपने घर से एक रीछ का बच्चा कम पैसों में गुलजार को बेच दिया। कम पैसों में इतना अच्छा रीछ का बच्चा पाकर उसकी खुशी की कोई इंतहा ना रही। जब वह इस रीछ के बच्चे को घर लाया तो गुलजार की बेटी अन्या उसे देखकर घबरा गई। कहने लगी, अब्बू, यह क्या रीछ लेकर आ गए हो? यह कितना खौफनाक है। मुझे तो इससे डर लग रहा है, कहीं यह मुझे काट ना ले। मगर गुलजार उसे तसल्ली देने लगा, नहीं बेटा, यह जानवर पालतू है, हम इसे पालेंगे, यह हमारा दोस्त बन जाएगा। शुरुआत में तो अनाया उससे डरती रही, मगर धीरे धीरे उसका डर खत्म होता गया। वह खुद उस रीछ की देखभाल करने लगी। अब वह अपने बाप के साथ मिलकर उसे करतब सिखाने लगी। वक्त बड़ी तेजी से गुजरने लगा। गुलजार खान पहले जैसी कमाई तो नहीं कर पा रहा था, मगर हां, जब वह अपने इलाके में या फिर मेलों में रीछ के कर्तव्य दिखाने जाता तो लोग उसे अच्छे पैसे दे देते थे। यूं उसका रोजगार चल निकला। धीरे
धीरे धीरे अनाया भी जवानी की दहलीज पर कदम रखने लगी। वहीं दूसरी तरफ वह रीछ भी बड़ा हो रहा था। एक रोज अनाया जब खाना लेकर उस रीछ के पास गई तो उसने दोनों टांगों पर खड़े होकर अपनी अगली टांगें उठा ली और बिल्कुल किसी इंसान की तरह खड़े होकर अपनी दोनों टांगें अनाया के कंधों पर रख दी। वह कद में अनाया से काफी बड़ा हो चुका था। उसे यूं खड़ा देख अनाया हंसने लगी और उल्टा उसके पांव पकड़कर उसे चलाने लगी। पूरे घर में हाथ पकड़कर उसे चलना सिखा रही थी कि इंसानों की तरह चलकर कतब कैसे दिखाना है। उसके बाद रीछ के पास बैठकर वह अपने हाथों से उसे खाना भी खिलाने लगी। रीछ उसके साथ काफी मानूस हो चुका था। एक रोज वो यूं ही रीछ के पास बैठी थी और रीछ का सिर अनाया के हाथ में था। उसके बड़े बड़े नुकीले दांत जिनसे वह हमला कर इंसानों की हड्डियां तक चटका सकता था। अनाया की मां हमेशा से ही उस रीछ से दूर रहती आई थी। अभी भी जब अपनी बेटी को रीछ के इतने करीब देखा तो घबरा गई। न जाने दिल में क्या ख्याल आया कि अपनी बेटी को गुस्से से आवाज देकर कहने लगी, अनाया, यह एक जानवर है, हैवान है, इसमें अक्ल और शूर नहीं है। तुम इसके इतने करीब मत जाया करो, खाना दो और आ जाओ। मगर अनाया के कान पर अपनी मां की बात का जू तक नहीं रेंगती थी। कहती थी, यह मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, यह मेरा वफादार जानवर है। एक रोज अनाया घर में अकेली थी। रीछ भी उस दिन घर ही में बंधा हुआ था। आज गुलजार उसे बाहर कतब दिखाने के लिए नहीं ले गया था। अनाया ने घर के कामकाज निपटाए और फिर नहाने के लिए वॉशरूम चली गई। वह वॉशरूम में नहा रही थी कि तभी उसे जंजीर टूटने की आवाज आई। ऐसा लग रहा था जैसे रीछ की जंजीर टूट चुकी हो, मगर फिर उसे अपना एक वहम समझकर उसने नहाना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद उसे अपने वॉशरूम के दरवाजे के बाहर हल्की हल्की गुर्राने की आवाज आई। ये वही खास आवाज थी जो रीछ अक्सर निकाला करता था। अनाया घबरा गई क्योंकि अगले ही पल रीछ ने दोनों अगली टांगों पर खड़े होकर दरवाजे को बजाना शुरू कर दिया। अनाया चिल्लाते हुए कहने लगी, हटो यहां से, ये क्या कर रहे हो? दरवाजा तोड़ना है क्या? शर्म नहीं आती तुम्हें? हट जाओ पीछे, कुछ देर में बाहर आ रही हूं, वह झड़कर उसे कह रही थी। मगर रीछ लगातार दरवाजा बजाता हुआ उसे तोड़ने की हद तक पहुंच गया। अनाया ने तुरंत अपने बाल समेटे और जल्दी से बाहर आने लगी, मगर रीछ दरवाजा तोड़ चुका था। अनाया डर के मारे चिल्लाने लगी। वह रीछ को लगातार चिल्लाकर कह रही थी, बाहर जाओ यहां से, क्या तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही? निकल जाओ, मैं तुम्हें हुक्म दे रही हूं। मगर वह रीछ लगातार उसकी तरफ बढ़ रहा था। ठीक उसी वक्त अगर अनाया के मां बाप ना आते तो न जाने क्या हो जाता। अनाया की मां ने घर में दाखिल होते ही जब अपनी बेटी की चीखने की आवाज सुनी तो वह घबरा गई। भागकर वॉशरूम की तरफ आई, जहां उसने अपनी बेटी को चिल्लाते हुए देखा। रीछ को देखकर तो वह वैसे ही खौफजदा हो जाती थी। उस रोज अनाया की मां ने बड़ी बहादुरी का मुजाहिरा किया। उसने आंगन में पड़ा हुआ डंडा उठाया और रीछ को मारने लगी। रीछ दर्द के मारे चिल्लाकर तुरंत पीछे हटा तो अनाया की मां ने वॉशरूम का दरवाजा बंद कर दिया। अनाया के बाप ने तुरंत रीछ को घर के कोने में बांध दिया और उसे डंडे से बहुत पीटा। अनाया घबराए हुए अंदाज में बाहर निकली और अपनी मां के गले लग गई। वह बहुत ज्यादा रो रही थी। अनाया की मां गुलजार से कहने लगी, बस बहुत हो गया, इस रीछ को बेच दो, ये तो हमारी लड़की पर ही हमला करने जा रहा था। कल को अगर हम सो रहे हुए तो ये तो हमें ही मार देगा। गुलजार को अपने इस जानवर से बहुत प्यार था। कहीं न कहीं अनाया भी उससे लगाव रखती थी। अपनी मां से कहने लगी, नहीं मां, ऐसा कुछ मत करना। शायद इसे लगा कि मैं किसी मुसीबत में हूं, इसलिए मेरी मदद करने के लिए यह वहां चला आया होगा। यूं इस बात को भी नजरअंदाज कर दिया गया। अनाया जवानी की दहलीज पर कदम रख चुकी थी। इस वजह से घर में अक्सर रिश्ते भी आने लगे थे। एक रोज शहर से एक अच्छे लड़के का रिश्ता आया। गुलजार खान की बिरादरी के ही लोग थे। लड़का अपनी दुकान चलाता था। रिश्ते में किसी तरह की कोई खराबी नहीं थी। इस वजह से जब वो लोग रिश्ता लेकर आए तो गुलजार ने तुरंत हां कर दी। अनाया की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि बचपन में एक बार उसकी मुलाकात नासिर से हुई थी। वह एक अच्छा पढ़ा लिखा लड़का था, अपना कारोबार करता था। यकीनन बचपन की तरह पहले से भी ज्यादा खूबसूरत हो चुका था।
अनाया का रिश्ता नासिर से तय हो गया। खुशी खुशी अनाया ने मिठाई उठाई और जाकर रीच के पास बैठ गई। रीच को मिठाई खिलाते हुए उसे अपनी बाहों में भर लिया और फिर खुशी से रीच को कहने लगी, मेरी शादी तय हो गई है। कुछ रोज बाद मैं तुम सबको छोड़कर शहर चली जाऊंगी और वहां अपने शौहर के साथ अपनी नई जिंदगी शुरू करूंगी। जैसे जैसे वह यह बात कर रही थी, रीच ने जो मिठाई खाई थी वह भी अपने मुंह से उगल दी और गुस्से से चिल्लाने लगा। अपने पास मौजूद खाना और पानी उसने जमीन पर गिरा दिया। इस कदर गुस्से में आया कि अपनी दोनों टांगे खड़ी करके अपने पंजे के नाखून दीवार पर मारने लगा। यह छोटा सा कमरा इस रीच के लिए ही खास तौर पर बनाया गया था। आज से पहले रीच को इस कदर गुस्से में नहीं देखा गया था। उसने दीवार पर पंजे मारकर दीवार को गिरा दिया। अनाया तो घबराकर पीछे हटी। इतना तो वह जान ही चुकी थी कि रीच को उसकी शादी की खबर सुनकर अच्छा नहीं लगा। वह उसकी शादी से नाखुश है। वह उसे कहने लगी, गुस्सा मत करो, तुम नाराज मत हो, मैं यहां पर तुम लोगों से मिलने आती रहूंगी। मगर वह रीच तो आपे से बाहर हो रहा था। अनाया की मां एक बार फिर गुस्से से गुलजार को देखकर कहने लगी, अरे जैसे तैसे हम गुजारा कर लेंगे। मुझे लोगों के घरों में जाकर बर्तन भी मांजना पड़े तो मैं मांज लूंगी, मगर तुम इस रीच को बेच दो। देखते नहीं ये कैसी हरकतें करता फिरता है। अगर किसी रोज बड़ा नुकसान हो गया तो फिर ठीक होगा। अपनी बीवी की बात सुनकर गुलजार खान भी सोचने पर मजबूर हो गया। मगर फिर बेटी की शादी की तारीख तय हो गई तो उसका ध्यान रीच की तरफ से हट गया। गुलजार अपनी बेटी की शादी से बहुत खुश था। गुलजार अपनी बेटी की शादी की तैयारियों में मग्न हो गया। एक दिन वह भी आया जब अनाया दुल्हन बनी बैठी थी। आज उसका होने वाला शौहर उसे लेने के लिए आने वाला था। वह सुर्ख रंग के खूबसूरत लहंगे में मलबस खुद को आईने में देख रही थी। बाहर मेहमान आना शुरू हो चुके थे। घर में निकाह का इंतजाम किया गया था। जिस तरफ अनाया का कमरा था वहीं सामने रीच भी बंधा हुआ था। उस समय वहां पर शादी का सामान लगाकर मेहमानों के लिए अलग हिस्सा बना दिया गया था, जिसकी वजह से जिस कमरे में अनाया थी वहां पर सिवाय अनाया के मां और बाप के कोई भी आ नहीं सकता था। अनाया जब तैयार हो गई तो उस वक्त उसका दिल उस रीच के साथ आखिरी बार मिलने को चाहा। आखिरकार बचपन का साथ था। यह सोचकर ही वह तैयार होकर बाहर निकली और उस रीच के सामने खड़ी हो गई। रीच जो सिर झुकाकर बैठा था, अपने सामने अनाया को देखकर फौरन उठकर खड़ा हो गया। अनाया की आंखों में आंसू आ गए। वह चलती हुई उस रीच के पास गई और अगले ही पल अपनी बाहें उस रीच के गले में डाल दी। वह उसके गले लगकर मिल रही थी। वह रोते हुए रीच से बचपन से लेकर अब तक की गुजरी हुई यादें बयान कर रही थी। मगर जब रीच की गिरफ्त उसके गिर्द सख्त होने लगी तो वह फौरन पीछे हट गई। तभी बाहर गली में ढोल धमाके की आवाजें आने लगीं। शायद बारात आ चुकी थी। शोर की आवाज सुनकर फौरन अनाया अपने कमरे में भाग कर जा चुकी थी, जबकि वह रीच तो मुसलसल अनाया को ही देख रहा था। बाहर ढोल बजाए जा रहे थे। बड़ी धूमधाम से बारात आई थी। दूसरी तरफ उस रीच ने चिल्लाना शुरू कर दिया और फिर खुद को छुड़वाकर उस कमरे की तरफ आने लगा जिसमें अनाया मौजूद थी। इस शोर शराबे में किसी को भी रीच के खुल जाने का पता नहीं चला। जैसे ही रीच खुद को छुड़वाकर कमरे में आया तो अनाया की तो आंखें फटी की फटी रह गईं। वह रीच को देखकर कहने लगी कि जाओ बाहर, तुम यहां क्यों आ गए हो। मगर रीच ने अनाया को अपने पंजों से जकड़कर गिरा दिया। खौफ के मारे अनाया चिल्लाने लगी, मगर वो रीच मुसलसल उस पर हमला करने लगा। बाहर ढोल की थाप में अनाया की चीखें तो कहीं गुम ही हो चुकी थीं। उस वक्त अनाया पर क्या गुजर रही थी, यह सिर्फ अनाया ही जान सकती है। जैसे ही ढोल बजना बंद हुए तो घर के अंदर से अनाया के चिल्लाने की आवाज सुनकर गुलजार और उसकी बीवी दोनों अनाया की तरफ भागे। जैसे ही उन्होंने देखा तो सामने रीच अपनी जगह पर मौजूद नहीं था। उनके दिमाग में खतरे की घंटियां बजने लगीं। दोनों भागकर कमरे में पहुंचे तो अनाया की मां की तो चीख निकल गई। अनाया खून से लटपट बिस्तर पर पड़ी थी। उसका लिबास जगह जगह से फटा हुआ था और जिस्म पर जगह जगह जख्म मौजूद थे। उस रीच को अनाया पर हमला करते देख गुलजार गुस्से से बौखला गया और एक ही वार से रीच को मार दिया। रीच दर्द से चिल्लाने लगा और वहीं कमरे में तड़पने लगा।
फौरन अनाया को बाहर लाया गया, मगर उसके वजूद पर मौजूद लहंगा तातार हो चुका था। फौरन उसे बड़ी चादर में ढांपा गया और डॉक्टर के पास ले जाया गया, जहां उसका इलाज शुरू हो चुका था। गुलजार का रो रो कर बुरा हाल था। पूरी बिरादरी और गांव में उसकी नाक कट चुकी थी। हर कोई गुलजार को ही बुरा भला कह रहा था कि इतने खतरनाक जानवर को घर में रखने की जरूरत ही क्या थी। लड़के वाले जो बड़े जोश खरोश के साथ बारात लाए थे, जब उन्होंने दुल्हन की यह हालत देखी तो बारात वापस ले जाने लगे। अनाया की मां ने रोते हुए बारात को रोका और लड़के से कहने लगी कि ऐसी बारात वापस जाए तो अच्छी नहीं लगती। बेशक इस वक्त यह हालात हो चुके हैं, मगर अभी मेरी बेटी को होश आएगा तो तुम उससे निकाह कर लेना, बाद में भले रुखसती होती रहेगी। ना जाने दिल में कैसा डर था जो अनाया की मां ने यह बात कह दी, मगर नासिर ने यह सुनते ही अपने माथे पर बल डाल दिए और गुस्से से कहने लगा कि मेरे माथे पर क्या पागल लिखा है, या मैं आपको गैरत वाला नहीं लगता? मैं ऐसी लड़की से कैसे शादी कर सकता हूं जिसे हर खास और आम शख्स ने देख लिया हो? देखते नहीं, जब वह कमरे से बाहर आई थी तो यहां लोगों का मजमा इकट्ठा था। यह रीच तो चाहता ही नहीं है कि उसकी शादी मुझसे हो। मैं कैसे ऐसी लड़की से शादी कर लूं और वह रीच आकर मुझे ही मार दे? मैं नादिया से शादी नहीं कर सकता। यह कहकर वह लड़का पूरी बिरादरी में गुलजार और अनाया को जलील करके वहां से चला गया। अनाया खम से चूर थी। रिश्ता टूट जाने का गम तो गुलजार और उसकी बीवी को भी था, मगर उन्हें सबसे ज्यादा फिक्र अपनी बेटी अनाया की थी। अनाया को होश नहीं आ पा रहा था। डॉक्टर का कहना था कि रीछ के पंजों की वजह से एक खास किस्म का जहर अनाया की रगों में गर्दिश कर रहा है। आज तक हमने ऐसा केस नहीं देखा। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अनाया को होश में वापस ले आएं। अगर बरकत इस बीमारी का इलाज ना निकला तो अनाया हमेशा हमेशा के लिए कोमा में जा सकती है। गुलजार और उसकी बीवी बहुत ज्यादा रोने लगे। पहले तो ना शादी के रोज इस पूरे वाकये ने उन्हें अंदर तक तोड़ दिया, और अब बेटी की यह हालत उन्हें और भी अंदर ही अंदर खत्म कर रही थी। अनाया की मां तो जाए नमाज बिछाकर बैठ गई और रो रो कर अल्लाह ताला से दुआ मांगने लगी कि बेशक मेरी जिंदगी ले ले, मगर मेरी बेटी अनाया को सही सलामत कर दे। इसे इस कोमा जैसी खतरनाक कैफियत से बचा ले। मेरी बेटी तो जिंदा लाश बनकर मेरे सामने रह जाएगी। रो रो कर अनाया की मां यह दुआ मांग रही थी। वहीं डॉक्टर भी अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे। जब गुलजार खान घर वापस आया तो कमरे से अभी भी दर्द से कराने की आवाजें आ रही थीं। 2 दिन से वह घर नहीं आया था। उसे तो लगा था कि वह रीछ घर में मर चुका होगा। गुलजार ने जब कमरे का दरवाजा खोला तो खम से चूर रीछ जमीन पर गिरा हुआ था। जो मुसलसल दर्द से कराह रहा था वह काफी कमजोर हो चुका था। उसमें इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि उठ सके। उसके जख्मों पर चींटियां भिन भिना रही थीं। गुलजार का तो दिल चाहा कि इस रीछ की बची हुई सांसें भी खत्म कर दें, मगर फिर उसके जमीर ने उसे मलामत करना शुरू कर दिया। वह भला इतना जालिम कैसे हो सकता था कि एक जिंदा मखलूक को इतनी बेदर्दी से मार डाले? गुलजार खान रोने लगा। उसने एक नजर उस रीछ को देखा और गुस्से से रोते हुए कहने लगा, तुमने ऐसा क्यों किया? क्या कमी रह गई थी मेरी मोहब्बत में? मैंने तुम्हें बिल्कुल अपनी औलाद की तरह पाला। तुम बहुत छोटे थे जब मैं तुम्हें घर लाया था। मैंने तुम्हें अपना बेटा समझकर तुम्हारी खिदमत की। जो कुछ खुद खाया वही तुम्हें खिलाया। मुझे अपने से ज्यादा हमेशा तुम्हारी फिक्र रही, मगर तुमने क्या किया? मेरी ही बेटी को इस हालत तक पहुंचा दिया। रोता हुआ गुलजार खान उस रीछ के पास बैठ गया। कहने लगा, अब क्यों नहीं नोच, मुझे भी मारो, ठीक वैसे ही जैसे तुमने मेरी बेटी को मारा। आखिर कसूर क्या था मेरा और मेरी बेटी का? हम तो तुम्हें बिल्कुल अपने जैसा समझते थे। अगर तुम ठहरे वही हैवान दरिंदे। गुलजार खान के मुंह में जो आ रहा था वह बोलता चला जा रहा था। रीछ दर्द से कराह रहा था, गोया उसकी हर बात सुनकर उसका जवाब देने की कोशिश कर रहा था, और गुलजार खान को असल हकीकत बताना चाहता था कि उसने यह सब क्यों किया। रीछ का जख्म गहरा था। गुलजार खान ने घर में मौजूद मरहम पट्टी से उसके जख्मों पर मरहम लगाना शुरू कर दिया। जिस बात का डर था वही हुआ। अस्पताल में अनाया की तबीयत पहले से भी ज्यादा बिगड़ती चली जा रही थी। डॉक्टर अपनी तरफ से इलाज करने की पूरी कोशिश कर रहे थे। आखिरकार डॉक्टरों ने जब टेस्ट वगैरह किए तो इस नतीजे पर पहुंचे कि एक खास किस्म का वायरस लड़की के वजूद में मुंतकिल हो चुका है। यह एक ऐसा वायरस है कि अगर आपकी बेटी अनाया इस अस्पताल में रही तो यह बीमारी आम लोगों तक भी फैलना शुरू हो जाएगी। डॉक्टरों ने कहा, बेहतर है कि अब आप अपनी बेटी को घर रखिए, या फिर हमें इजाजत दीजिए कि हम आपकी बेटी को जहर का इंजेक्शन लगा दें ताकि यह वबा लोगों में ना फैल सके। गुलजार ने जब यह सुना तो वह गुस्से से डॉक्टरों पर चिल्लाने लगा। कहने लगा, तुम लोगों को कोई हक्कर नहीं है कि मेरी बेटी की जिंदगी छीन लो। तुम लोग मेरी बेटी को मेरे हवाले कर दो।
अब मैं जानूं और मेरा अल्लाह जाने, मेरी बेटी को मेरा खुदा ही शिफा देगा। यह कहकर गुलजार जिंदा लाश बनी। अनाया को घर ले आया। अनाया के वजूद पर अभी भी खम के निशान थे। वरीज घर के कोने में अभी भी जमी पर गिरा पड़ा था। उसके सिर पर लगने वाला जख्म काफी गहरा था। मगर जब अनाया को चारपाई पर लिटाकर घर लाया गया तो वह रीछ भले ही कमजोर था, अपने कदमों पर कई रोज से खड़ा नहीं हुआ था, मगर अनाया को देखकर अपने कदमों पर खड़ा हो गया और दर्द भरी आवाजें निकालने लगा। अनाया बिस्तर पर लेटी थी। वह बेजान था, मगर इंसानों के साथ रह रहकर इंसानों की बातें उसे अच्छे से समझ आने लगी थी। उस रात अनाया की माँ और बाप दोनों कितनी ही देर नफल पढ़ते रहे, सजदे में रो रो कर दुआएं मांगते रहे। अनाया की माँ तो झोली उठा उठाकर उस रीछ को बद्दुआ दे रही थी कि जो कुछ किया है इसी ने किया है।